तो अभी क्वेश्चंस देखेंगे जो मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, ये जो फर्स्ट चैप्टर है मेडाइवल हिस्ट्री का, उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे रिवीजन सीरीज है, तो आप लोग पहले से पढ़ रखें। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, उसका क्या आंसर है और जिसमें भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या है हमारे पास, हज़रत मोहम्मद प्रॉफिट वाज बॉर्न इन द ईयर, तो ये हो जाएगा 570 AD। बॉर्न इन 570 AD अप्रॉक्सीमेटली। सऊदी अरबिया सिटी, कहाँ, तो मक्का में। और इनको होली प्रॉफिट कहा जाता है, मतलब मुस्लिम लोग के लिए ये होली प्रॉफिट इनको माना जाता है। इनका डेथ हुआ है 632 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ मक्का, तो अभी हम लोग पढ़े किधर है, सऊदी अरेबिया। द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो हिंदू सबसे पहले कौन यूज़ किए थे, तो हो जाएगा इसका आंसर अरब्स। ठीक है, अरब। Most scholars feel the name Hindu was pronounced by invaders who could not pronounce the name of Indus River as mentioned in Rig Veda. Bharat is defined as Sapt Sindhu. तो भारत को ना ऋग्वेदा में लिखा हुआ है क्या, सप्त सिंधु नाम से बोला गया है भारत को। तो इसलिए जो ईरानियन जो इन्वेडर्स थे वो ढंग से बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए इनको हिंदू बोलना इजी पड़ा। तो अब यहाँ से हिंदुस्तान नाम हो गया है। ठीक है, हिंद यहीं से वर्ड शुरू हुआ है, अरब लोग जो हैं उनकी वजह से। Iranians term this country as हिंदुस्तान एंड ग्रीक्स कॉल इट इंडिया। तो ग्रीक जो है वो इंडस इंडस बोलते बोलते अब ये इंडिया बोलने लगे, और ईरानियन जो थे, अरब लोग जो थे, ये बोल रहे थे हिंदुस्तान। ठीक है। अबाउट द इंडियन पीपल द वर्ड हिंदू वाज फर्स्ट यूज बाई पर्सियंस और ईरानियंस। ठीक है, पर्सियन या ईरानियन जो है ये फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किए वर्ड हिंदू को इंडियन पीपल के बारे में। इंडियन लोगों के बारे में हिंदू वर्ड यूज़ करने वाले सबसे फर्स्ट लोग हैं ईरानियन, पर्सियन। और हिंदुस्तान बोलने वाले जो है, हिंदुस्तान कहाँ से आए, तो वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो हिंदू हिंदू बोलते बोलते ये हिंदुस्तान भी जो है ईरानी लोग, ईरानियंस टर्म दिस कंट्री एज हिंदुस्तान। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अगर्ड इन द ईयर, तो ये हो जाएगा 700। ओके, एक्चुअली इसमें 711 AD भी तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं, विडी महाजन। तो ये डिस्प्यूटेड ही समझिए, 712 या 711, ये इसका दोनों ही आंसर होगा। किंग दाहिर ऑफ सिंध फॉट द बैटल विद मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर, और ये दाहिर को हरा देता है इस बैटल में। अराइव द कोस्ट ऑफ सिंध इन 712 AD, नाउ इन पाकिस्तान, सक्सेसफुल इन डिफीटिंग एंड किलिंग दाहिर। डिस्प्यूट है तो वही हो जाएगा, 711 और 12 दोनों ही देख के अपना ऑप्शन करेंगे अकॉर्डिंगली। मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 712। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम, वेरी इजी। बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी यानी कि 711-12 जब भी कह लो, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, पार्ट ऑफ इंडिया वाज अनसक्सेसफुली अटैक्ड। द एम्पायर ऑफ अरब्स कुड नॉट स्प्रेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान। तो मतलब यही है कि ईस्ट में सिंध और मुल्तान जहाँ तक है वहीं तक था उनका जो भी अरब लोग कंट्रोल, इसके ईस्ट में नहीं आ पाया। द एम्पायर ऑफ अरब्स कुड नॉट स्प्रेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि पार्ट ऑफ इंडिया वाज अनसक्सेसफुली अटैक। ठीक है, एंड इट ग्रेजुअली डिक्लाइन, धीरे धीरे ये तो चला गया था ना, बाद में वो गौरी के बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से धीरे धीरे इधर कंट्रोल बढ़ना शुरू हुआ, लाहौर और फिर उसके बाद दिल्ली, सब जगह। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर स्टैनले लेनपुल, ऑल्दो अरब्स कंकर्ड सिंध बट इट रिमेंड ओनली an episode in the history of India and Islam. This was incomplete victory. Their incomplete task was done by Turks. तो अभी अरब, ये जो मोहम्मद बिन कासिम लोग हैं, ये लोग अरब से थे, ये लोग आए, लेकिन ये इनकम्प्लीट विक्ट्री था। लेकिन इनका जो इनकम्प्लीट विक्ट्री है वो कंप्लीट कौन कर दिया, तो बाद में जो टर्किश लोग आना शुरू किए, गौरी ये जो आया, फिर उसके बाद ये कंप्लीट कर दिया इनके इनकम्प्लीट टास्क को। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन है, अगेन अरब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरब है फर्स्ट, टर्की नहीं, टर्की वाला सेकंड है, मोहम्मद गोरी वाला जो है अफगानिस्तान का जो है वो सेकंड है। द वेरी फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक इन द सिंध 712 AD में बाय अरब्स अंडर द लीडरशिप मोहम्मद बिन कासिम, और ये वहाँ का जो किंग दाहिर है उनको पकड़ लिया, मार दिया, हरा दिया, वही चीज़ है। और हाँ, यहाँ एक पॉइंट ये है, सिंध का कैपिटल क्या था उस वक्त, तो अरौड जो है सिंध का कैपिटल था, जो कि अभी कराची के पास है। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, ये अरब था, अरब से आया था। वॉज द अरब रूलर बॉर्न अराउंड, डेट बर्थ का नहीं याद रखना है, मतलब ईयर नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है कहाँ से आया था। तो ये अरब रूलर था। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद वो आता है क्या बोलते हैं इसको, तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले अरब रूलर है, फिर उसके बाद जो आया है गजनी, महमूद गजनी, वो
गजनी किंगडम से है, जो कि बेसिकली अफगानिस्तान साइड का है। फिर उसके बाद जो गौरी आया है वो भी है अफगानिस्तान साइड का, तो ये लोग टर्किश है, ठीक है। तो ये अरब रूलर है। फिर उसके बाद ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ इराक किंग अल हज्जज। एट द एज ऑफ 17 ही वॉज सेंट बाई खलीफा अल वलीद टू लीड एन आर्मी टू सिंध इंडिया। तो ये 17 साल का था तभी आ गया था ये इंडिया में आर्मी लेकर के। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चचनामा, ये पर्सियन बुक है चचनामा, ईरानियन यानी पर्सियन बुक है चचनामा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन 6th and 7th सेंचुरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अरोन। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट था अरोन, अच्छा वो हम लोग पढ़ लिए। तो चचनामा एक्चुअली जब वो अटैक किया तो तब तो किंग दाहिर है ना वहाँ का, उसके लिए तो वही है ना किंग। तो किंग दाहिर का जो कैपिटल है सिंध का कैपिटल वो है अरोन, तो इसलिए लिख रहा है कि कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन 6th and 7th सेंचुरी, तो ये हो जाएगा अरोन। तो चचनामा स्टोरी ऑफ चाच इज़ वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिंध। ये हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में, सिंध में जो भी लड़ाई हुआ कन्क्वेस्ट वगैरह बाहर वालों का, उसके बारे में इसी बुक से पता चलता है, चचनामा से ही पता चलता है, जो कि एक पर्सियन टेक्स्ट है। 7वीं और 8th सेंचुरी में जो भी हुआ था लड़ाई उसके बारे में, और ये अरबिक में लिखा गया है। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द राजा चाच ऑफ सिंध हुज सन दाहिर स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तो ये जो राजा चाच है जो सिंध के, इनके ही बेटे हैं किंग दाहिर, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई किए थे 8th सेंचुरी में 712। टेक्स्ट स्टेट दैट अरोद सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन द 6th and 7th सेंचुरी, ठीक है। अरोद जो है कैपिटल है इंडस कंट्री का 6th और 7th सेंचुरी में। अरोद ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरोद। और ये बुक कौन लिखा है, मतलब बुक का राइटर तो आगे आएगा, लेकिन ये जो चचनामा है किसके बारे में लिखा गया है, तो चाच, जो कि राजा चाच है सिंध के, इनके किंग दाहिर जो है इनके फादर है। चचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू पर्सियन बाई। ओके, तो ये तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल का ही है, इंपॉर्टेंट है। तो चचनामा को कौन ट्रांसलेट किया है पर्सियन में, तो इसका हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ चचनामा ये किया गया है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे एक ना करेक्शन है, यहाँ पे हम बोल दिए शायद चचनामा पर्सियन टेक्स्ट है, बट एक्चुअली पर्सियन में इसको ट्रांसलेट किया गया, ओरिजिनली ये अरेबिक में लिखा गया है। तो ये करेक्ट ध्यान रखेंगे कि चचनामा इज़ बुक रिटन इन द अरेबिक लैंग्वेज, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसको बाद में पर्सियन में ट्रांसलेट कौन किया है, तो ये अबू बकर कूफी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ये इसको ट्रांसलेट किया है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। अबू बकर कूफी जो है चचनामा को पर्सियन में ट्रांसलेट किया। चचनामा इज अ बुक रिटन इन द अरेबिक लैंग्वेज बट देयर इज नो क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, इसका जो ओरिजिनल ऑथर है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में डिस्क्राइब करता है। कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक फ्रॉम पर्सियन टू इंग्लिश वाज डन इन 1900 बाई मिर्जा खलीज बेग। तो ये बाद में फिर पर्सियन से इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, लेकिन ओरिजिनली ये अरेबिक में था, फिर ये पर्सियन में ट्रांसलेट कौन किया, तो अबू बकर कूफी, यानी कि पूरा नाम है मोहम्मद अल बिन अबू बकर कूफी, और ओरिजिनली ये अरेबिक में था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी, कौन थे, तो अल्पतगीन, पढ़े थे हम लोग पहले। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ट्रांसऑक्सियाना, खुरासन and parts of Iran were being ruled by Samanids who were Iranian by descent. Among the Samanid governors there was a Turkish slave Alpatgin who in course of time established independent kingdom with its capital at Ghazni. तो ये भी टर्किश ही है, ये जो महमूद गजनी आएगा ये भी टर्किश ही है, लेकिन ये भी इंडिया को रूल नहीं करता है। तो टर्किश स्लेव है अल्पतगीन, ये जो है गजनविद डायनेस्टी, ये इसके फाउंडर है गजनविद डायनेस्टी के, कौन, अल्पतगीन, टर्किश स्लेव ही है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है, इन द कोर्स ऑफ टाइम एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम विद इट्स कैपिटल एट गजनी। धीरे धीरे गजनी को अपना कैपिटल बना के अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश कर लिए, एंड फाउंडेड गजनविद डायनेस्टी विच सून टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ समनिड किंगडम। ये जो समनिड किंगडम है इसको फिर बाद में ये भी कंट्रोल, पहले ये समनिड किंगडम में एक गवर्नर है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी पूरा टेक ओवर कर लिए। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, असर्जन रीजन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, ये तो गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, असर्शन करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो टर्किश एम्पायर है महमूद ऑफ गजनी, सक्सेडेड हिज फादर इन 998 AD। अब ये 998 में बैठता है गद्दी पे, और 1000 में यानी कि 2 साल बाद से 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार इंडिया को अटैक, ये तो बैठा ही है इंडिया पे अटैक करने के लिए। और फिर ये शायद 1030 में इसकी डेथ भी हो जाती है, तो 30 साल के बाद मतलब 1030 तक में मर भी जा रहा है।
ठीक है। तो महमूद गजनी जो है ये अपने फादर की जगह, मतलब फादर के बाद 998 में गद्दी पे बैठा है। एक काफ़ी बड़ा एम्पायर सेंट्रल एशिया में इस्टेब्लिश किया, और कैपिटल कहाँ है तो गजनी, जो कि अफगानिस्तान में। ठीक है, गजनी अफगानिस्तान में जगह है, गजनी अफगानिस्तान में। 17 बार तो ये इंडिया को अटैक किया है, 1000 से लेकर 1027 तक। और ये बड़ा ही मतलब इन्वेडर भी था, प्लंडरर भी था, धन वगैरह सब लूट के ले जा रहा है। इसके इन्वेजन में, इन दिस इन्वेजन हिज एम वाज नॉट टू एस्टैब्लिश एनी परमानेंट मुस्लिम रूल इन इंडिया। कोई मतलब नहीं है इंडिया में हम रूल क्यों ही करें, यहाँ का हमको मिल गया ना पैसा, निकल के लेके हम निकल लेंगे बस। बट टू टेक अवे द ह्यूज वेल्थ ऑफ कंट्री, इसको देश के बस पैसे से मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफिटेड बाई महमूद गजनवी, ये इंपॉर्टेंट है। विद्याधर जो है ये महमूद गजनवी से, ये जो चंदेला के रूलर्स थे, हम लोग ऊपर पढ़े थे यहाँ पे कि चंदेला रूलर्स जो थे महमूद गजनवी से फाइट तो हुआ था, लेकिन ये हारे नहीं थे। तो ये जो चंदेला किंग है नाम है विद्याधर। ठीक, ये तो रहा कि फर्स्ट टाइम चंदेला 1019 से लेकर 1020 के बीच में अटैक किया। एट दैट टाइम रूल ऑफ चंदेला डायनेस्टी वाज विद्याधर, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन इंडिया। ठीक, तो ये हारे नहीं थे, इससे ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद अगला है चंदेला डायनेस्टी इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर द किंग विद्याधर। अब ये जो किंग विद्याधर है काफ़ी पावरफुल, वो रिपर्स द अटैक्स ऑफ महमूद गजनवी। अब ये 17 बार जो इंडिया पे अटैक कर चुका है, इसके अटैक को ये रिपेल कर दिए, तो सबसे ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी पावरफुल रूलर ही है। 1019 से लेकर 1020 के बीच में ये उन चंदेला किंग पे, चंदेला डायनेस्टी पे अटैक किया था। फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी चंदेलाज रूल ओवर द सेंट्रल इंडिया। अब ये सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश के रीजन में इनका रूल था। देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वाज खजुराहो विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू महोबा। तो ये चंदेला के किंग के बारे में कि चंदेला लोगों का जो है सेंट्रल इंडिया पे रूल था फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक। कैपिटल सिटी शुरू में खजुराहो था, बाद में शिफ्ट हो गया है महोबा। पहले खजुराहो, बाद में महोबा। कब से कब तक रूल किए हैं तो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक चंदेला किंग। और विद्याधर जो है काफ़ी पावरफुल रूलर है, और 10-19-20 के ड्यूरेशन में महमूद गजनवी इस पर अटैक किया था इन पे, लेकिन हार गया। विच चंदेला किंग फेस्ड महमूद गजनवी, तो अगेन विद्याधर। वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर कि जो कोर्ट हिस्टोरियन है वही तो कहानी लिख रहा है उसके बारे में, तो हो जाएगा उत्बी। उत्बी का ही बुक है वो, क्या बोलते हैं, तारीख यामिनी और किताब अल यामिनी जो है वो। तो महमूद ऑफ गजनी वाज जस्ट प्लंडर वो माउंटेड एटलीस्ट 17 रेड्स इन इंडिया, पहले भी पढ़े। दिस किंगडम इन अफगानिस्तान ही हैड सोन लव फॉर आर्ट एंड कल्चर। हाँ, तो यहाँ तो मार काट मचा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इसको बहुत आर्ट और कल्चर के लिए प्रेम है। ठीक है, तो ये 3 लोगों को, 3 पर्सन्स को पैटर्नाइज किया था। सबसे पहले तो फिरदौसी, ये एक पर्शियन पोइट है और इनको होमर्स ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनके बुक का नाम है शाहनामा। कंफ्यूज नहीं होना है, जचनामा अलग है, शाहनामा अलग है। सेकेंड है अल बिरूनी, ये अल बिरूनी वही हैं जो इसके साथ महमूद गजनी के साथ इंडिया आ गए थे। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, हु रोट तहकीक हिंद जो है इनका ही बुक है। इसके अलावा किताब अल हिंद भी इनका ही बुक है, तहकीक हिंद और किताब अल हिंद भी इनका ही बुक है। उत्बी, ये कोर्ट हिस्टोरियन है किसका तो महमूद गजनी का। तो अब ऐसी बात है जिसका कोर्ट हिस्टोरियन है उनका ही बुक लिखेगा ना, उसका ही एक्चुअल में। पुरोट किताब अल यमीनी, तो यमीनी डायनेस्टी का कौन है रूलर, वही है गजनी। तो किताब अल यमीनी यही लिखा है, और तारीख यमीनी भी यही उत्बी का ही बुक है। उत्बी का 2 बुक है, यमीनी करके जो भी बुक है वो उत्बी का है, किताबुल यमीनी और तारीख यमीनी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है फरिश्ता के बारे में पढ़े, लंबा चौड़ा नाम था। फरिश्ता द ऑथर ऑफ शाहनामा वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, तो इसका हो जाएगा एक्चुअली ये मतलब महमूद गजनी के कोर्ट से है, लेकिन क्या है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इनकरेक्ट है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बिकॉज द राइटर ऑफ शाहनामा इज फिरदौसी। ओके, हाँ अभी तो पढ़े ऊपर, फिरदौसी शाहनामा के राइटर है, बट यहाँ पे फरिश्ता लिख दिया है, तो क्वेश्चन तो गलत है। वैसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो शाहनामा के जो राइटर है वो कौन है, तो फिरदौसी है, जिनको कि होमर्स ऑफ क्या बोलते हैं ईस्ट भी कहा जाता है। शाहनामा के राइटर फिरदौसी है। और हाँ, फिरदौसी वाज ए स्कॉलर पोएट ऑफ महमूद ऑफ गजनी कोर्ट, तो ये महमूद गजनी के कोर्ट के पोएट है। ऑल्सो नोन टू बी पॉपुलर एज होमर्स ऑफ द ईस्ट। फरिश्ता के बारे में है कि एक बुक लिखा है तारीख फरिश्ता, और इसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह और अस्तराबादी फरिश्ता। नाम भी इसका लंबा चौड़ा है थोड़ा। तो फरिश्ता का जो बुक है उसके नाम में भी फरिश्ता आता है, तारीख फरिश्ता, ऑब्वियसली बात है, नाम वाला ही किताब लिखा है। और जो लंबा चौड़ा नाम है वो है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता। फॉर सम टाइम ही लिव्ड इन मुर्तजा निज़ाम शाह कोर्ट इन अहमद नगर। आफ्टर दैट ही वेंट टू बीजापुर
बुक है इसका क्या था, तो तारीख है फरिश्ता, एंड इट वॉज डिवोटेड टू द एम्परर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह। तो अगर फरिश्ता पूछ ले कि किसके कोर्ट से रिलेटेड है, तो फरिश्ता सबसे पहले तो कुछ दिन तक मुर्तजा निज़ाम शाह जो कि अहमदनगर के रूलर है उनके कोर्ट से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद ये बीजापुर चला गया और वहाँ जाके ये तारीख फरिश्ता जो बुक है वो एक्चुअल में बीजापुर के जो रूलर है इब्राहिम आदिल शाह टू उनके लिए लिखा गया है। ठीक है, तो बीजापुर के रूलर है इब्राहिम आदिल शाह टू, उनके लिए तारीख और फरिश्ता लिखा है। और जो बुक है फिरदौसी का है वो है शाहनामा, और फिरदौसी को होमर्स ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। Who was the author of शाहनामा? अगेन फिरदौसी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, फिरदौसी शाहनामा के राइटर हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुरानास, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत भी पढ़े थे। कौन? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन। अल-बरूनी के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरानास। Not only a historian, he also took keen interest in wide range of subjects such as astronomy, geography, medicine, mathematics, reasoning, religion, theology. Due to his interest, he was attracted towards gaining knowledge of the religious culture of then India. उस समय का जो इंडिया था उसके बारे में जो भी रिलीजियस क्या क्या कल्चर लोग फॉलो करते हैं इस सब के बारे में इनको बहुत इंटरेस्ट था। ये संस्कृत को पढ़े एंड यूज्ड मेनी रेफरेंसेस इन हिज क्रिएशंस। तो संस्कृत में जो भी स्टोरीज हैं या जो हमारे पुराण में या वेदों में जो लिखा है उनका यूज़ करके काफ़ी अपने बुक्स में उस रेफरेंस को यूज़ किया है। और ये ब्रह्मगुप्त का बुक पढ़े, बालभद्र का और वराहमिहिर का। तो अगर कभी पूछ लेता है कि कौन से मुस्लिम हैं जो मतलब राइटर जो ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराहमिहिर इनके बुक्स को पढ़े, तो आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी राइटर है दो बुक के, पहला है किताबुल हिंद, दूसरा क्या है बुक का नाम? तहकीक हिंद, और ये महमूद गजनी के साथ इंडिया आए थे। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद गजनी, अल-बरूनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11th सेंचुरी में अल-बरूनी फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग accompanied महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया एंड स्टेड हियर फॉर मेनी ईयर्स। अल-बरूनी ट्रांसलेटेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पतंजलि के योगा सूत्र को अरबिक में ट्रांसलेट किया और नाम है बुक का किताब पतंजल। ठीक है, पतंजलि जो योगा के जो प्रमोटर थे, तो पतंजलि का जो योगा सूत्र था उसको ये अरबिक में ट्रांसलेट किया। बट तहकीक हिंद रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन विच ही गेव द सोशियो कल्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो तहकीक हिंद है इसमें ये इंडिया के सोशल और कल्चरल डिस्क्रिप्शन को बताए हैं। तहकीक हिंद अभी हम लोग ऊपर पढ़े हुए थे, तहकीक हिंद बुक में इंडिया के सोशल और रिलीजियस कल्चर को डिस्क्राइब किए। इनका एक और बुक है किताबुल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अल-बरूनी केम टू इंडिया इन, तो ऑब्वियसली बात है 11th सेंचुरी एडी में ये आए हैं। महमूद गजनी तभी तो आया था ना, मोहम्मद बिन कासिम आया था ना वो 7 and 12 यानी कि 8th सेंचुरी में, लेकिन ये महमूद गजनी जो है ये 11th सेंचुरी में आया है इंडिया। विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी? अगेन अल-बरूनी, इंपॉर्टेंट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल-बरूनी इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है। पहला है ही वॉज ए सेकुलर ऑथर, दूसरा है हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, थर्ड है संस्कृत स्कॉलर, और फोर्थ है एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे एक पॉइंट है सेकुलर ऑथर लिखा है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये पुराण वगैरह पढ़ रहे थे तो लगना चाहिए कि सेकुलर होंगे, लेकिन ये सेकुलर नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका दिया भी है नीचे कि ये जो सोमनाथ टेम्पल को जो महमूद गजनी रेड कर रहा था, प्लंडर कर रहा था, लूट के ले जा रहा था यहाँ से, तो उसके बारे में कोई भी ऐसा सिंपैथेटिक रेफरेंस नहीं देते अपने बुक में, इनको कोई भी इस चीज़ से हमदर्दी नहीं है, तो इसलिए इनको सेकुलर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ही वॉज ए सेकुलर ऑथर, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और बाकी तो सही है कि इंडिया से इन्फ्लुएंस थे, संस्कृत में पढ़ते थे, संस्कृत के स्कॉलर तो थे ही, लेकिन सेकुलर नहीं थे। ट्रिगोनोमेट्री का भी एक्सपर्ट है ये। ठीक है, तो ये जो है सेकुलर ऑथर वाला स्टेटमेंट यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। तो बस बॉर्न इन 973 AD पता है, ख्वारिज़म, खीवा, सेंट्रल एशिया ये सब पढ़ चुके हैं। He was not a secular writer. ये important point है, he was not a secular writer because Al-Biruni never gave any sympathetic reference to the contemporary event of Somnath temple raid by Mahmud of Ghazni in 1025-1026। तो ये जो 1025-26 में ये जो मंदिर पे अटैक कर रहा है, रेड कर रहा है, इसके बारे में इनको कोई सिंपैथेटिक स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं आया है इनकी किसी भी किताब में, इसलिए इनको सेकुलर नहीं माना जाएगा। आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल, तो ये हो जाएगा भीमदेव। तो इस समय भीमदेव ही रूल कर रहे थे गुजरात में, आई मीन सौराष्ट्र रीजन में। तो महमूद गजनी के अटैक के बाद जो है कौन रूलर है जो सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट कराए, तो आंसर हो जाएगा भीमदेव, भीमदेव। भीमदेव वाज द रूलर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ महमूद गजनी ऑन सोमनाथ टेम्पल। ये अटैक के दौरान भी यही रूल कर रहे थे,
तो ऑब्वियसली बात है, लूट के चला गया तो बनवाएंगे कौन, ही बनवाएंगे ना। आफ्टर गजनी लेफ्ट विद लूट ऑफ सोमनाथ, भीमदेव वन रिकंस्ट्रक्टेड द टेम्पल। ठीक है, तो भीमदेव वन ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ये टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन करवाए थे। द पीएम रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। तो ये जो है 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्री का, देखते हैं। सोमनाथ टेम्पल जो है इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, ये तो करेक्ट हो जाएगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अल-बरूनी, ये भी करेक्ट है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाई प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द गुजरात स्टेट ऑन द बैंक ऑफ अरेबियन सी। ओके, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। अल-बरूनी जो है ये डिस्क्राइब किया है अपने बुक में, अपने ट्रेवलॉग बेसिकली, जो ये इंडिया में तो एज ए ट्रैवलर ही है ना, तो एज ए अपने ट्रैवलॉग में टेम्पल के बारे में डिस्क्राइब किया है। और इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्राण प्रतिष्ठा किए थे, जो कि अभी का जो सोमनाथ टेम्पल हम देखते हैं गुजरात में जो है, उसका प्राण प्रतिष्ठा इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो किए थे। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। तो आंसर इसका हो जाएगा महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इसमें एक तरफ से वो क्या बोलते हैं, अरबिक में कलमा भी लिखवाया था और बीच में कुछ संस्कृत में एक लाइन भी लिखवाया था। सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाई महमूद गजनी वेर स्ट्रक इन इंडिया विद अरबिक एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑन इट। ठीक है, अरबिक में भी कुछ लिखा था कलमा और संस्कृत में भी कुछ लिखवाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। 1192 ईयर ध्यान से देखने पर पता चल जाएगा कौन है। मोहम्मद गोरी, ऑब्वियसली बात है, बैटल ऑफ तराइन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, इसका करेक्ट आंसर है। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो ये सेंट्रल एशिया, अगेन वही क्या बोलते हैं इसको, गोरी जो कि अफगानिस्तान का पार्ट है, वहाँ से आया था ये, तो सेंट्रल एशिया का यही रीज़न है। तो ये नॉर्थ इंडिया को कब, तो 1192 में जीता है। 1191 में तो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। तो फर्स्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गोरी टुक प्लेस इन 1175। एक्चुअली सबसे पहले ये 1175 में ही अटैक किया था, किधर, तो मुल्तान। He attacked Multan and Ooch in 1175-76 and Gujarat in 1178। तो ये 3 जगह पहले ही कर चुका है अटैक। मुल्तान और ऊच में 1175-76 में किया है और गुजरात में 1178 में किया है। ठीक है, लेकिन 1191 में क्या होता है कि ही फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान एंड वॉज डिफीटेड। फर्स्ट बैटल में ये हार जाता है कौन, तो मोहम्मद गोरी। सेकेंड बैटल में क्या होता है, तराइन में पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाई गोरी एंड इन दिस वे सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जो कि यहाँ से शुरू होगा और अभी 15 बोलते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और पूरा कंट्रोल ले लेगी तब तक ये चलेगा, लाइक 1857-1858 तक ये चलता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज जो है ये हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद गोरी यहाँ पर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश कर लेता है, मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है। 1175 में इसका पहला अटैक मुल्तान पे था, 1175-76 में मुल्तान और ऊच पे, और गुजरात में 1178 में किया है। एक मिनट, गुजरात के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं क्या पढ़े थे। तो इसका ये है 1175, हाँ, मूल राज 2 और भीमदेव 2 अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पेडफाई। हाँ, तो ये यहाँ पे ये था कि भीमदेव 2 जो है ना गुजरात में उस समय रूलर थे और ये इसको यहाँ से हरा के भगा दिए थे। इट वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ गोरी इन इंडिया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट डिफीट है गोरी का इंडिया में कब, तो 1175-78 वाले में, जब ये गुजरात पे अटैक कर रहा है। ठीक है, 1178 वाले में, 1178। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली बात है, मूल राज 1 या फिर भीमदेव 2, दोनों तो एक ही नाम है ना। मूल राज 2 नॉट 1, मूल राज 2 नाम ध्यान रखेंगे, मूल राज 2 या फिर भीमदेव 2। द फर्स्ट बैटल ऑफ मोहम्मद गोरी वाज अगेंस्ट ए हिंदू रूलर मूल राज 2 और भीमदेव 2। मूल राज 2 और भीमदेव 2 के अगेंस्ट पहला बैटल है जो कि गुजरात में है। और मूल राज 2 जो है, ही वॉज अ यंग मैन एंड रियल रीजेंट वॉज, इनके पीछे जो मेन है ना वो उनकी मदर है नायिका देवी। ये विडो है लेकिन काफ़ी स्मार्ट वुमन है, तो ये मोहम्मद गोरी को यहाँ से हरा के भगा देती हैं। तो यही नायिका देवी जो है ये रियल इनके पीछे का हाथ है।
से इन्फ्लिक्टेड अ मेजर डिफीट ऑन द मोहम्मद गोरी एंड हेंस गोरी नेवर ट्राई टू अटैक इंडिया फ्रॉम गुजरात साइड। अब ये इंडिया पे अटैक तो करेगा लेकिन गुजरात की तरफ से नहीं करेगा, उसको पता है उधर बैठी हुई मार के भगा देगी फिर। इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र। तो ऑब्वियसली बात है जयचंद्र को 1194 में हराया, किधर, तो चंदवार के बैटल में। मोहम्मद गोरी डिफीटेड किंग ऑफ कन्नौज, ये कन्नौज का राजा है, जयचंद्र जो है ये कन्नौज का राजा है। तो जयचंद्र was defeated by Muhammad Ghori in Battle of Chandwar during 1194, and this battle was fought in Chandwar in modern Firozabad district in UP on the bank of Yamuna river close to Agra. Which one of the following kings was defeated by Muhammad Ghori in the Battle of Chandwar? जयचंद्र, ठीक है। whom had Muhammad Ghori defeated in 1194 in the Battle of Chandwar? तो ये तो पता ही है कौन है, तो जयचंद्र को हराया है 1194 में बैटल ऑफ चंदवार में। मोहम्मद गोरी का 3 बैटल है, काफ़ी फेमस है। एक तो पहला तो वही क्या बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और फिर उसके बाद चंदवार का। 40 क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कहाँ तक आ गए हम लोग? 30 पे तो आ गए, 10 क्वेश्चन और है। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। फाउंडेशन तो कहाँ से आया है? सेकेंड बैटल से ही आया ना, जो कि यहाँ पे हार गया है, पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं, ठीक है। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड राजपूत आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। द बैटल टुक प्लेस इन 1192 नियर तराइन। इन दिस बैटल पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी। आफ्टर दिस बैटल द मुस्लिम पावर्स वाज स्ट्रांगली इनरूटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में फिर इसके बाद यहाँ से जम गया है। एंड इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ से चेंज हो जाता है ना। So arrange the following names chronologically. Question number 32 and select correct answer. तो सबसे पहले क्या करना है, कौन आया था सबसे पहले, बाद में कौन आया था, देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आया है? महमूद गजनवी, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गोरी, और फिर है चंगेज़ खान, और लास्ट में तैमूर, ठीक। तो ये लोग इन्वेडर्स हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते डायरेक्ट, इसका ये करेक्ट है। 1000 से 1027 के बीच में महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। आफ्टर दैट Muhammad Ghori first attack occurred in 1175 and then he attacked again and again to expand his empire until 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। The fear of Changiz Khan attack haunted India when he was chasing son of fugitive ruler of Khwarizm Shah Jalaluddin Mangabarni in 1221, और तैमूर अटैक किया इंडिया को 1398 में। ये बेसिकली तैमूर जब अटैक किया था तो उस समय क्या नाम है इसका, तुगलक, यस, तुगलक रूलर्स जो हैं ये लोग थे। और फिर उसके बाद तैमूर का अटैक हुआ, और फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी ये लोग बना लिए। ओके, तो ये चारों सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे तैमूर का आगे कब क्या कैसे अटैक होता है। तो सबसे पहले महमूद गजनवी आया इंडिया में 1000 से 1027 के बीच में अटैक किया। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का पहला अटैक था 1175 में, फिर उसके बाद तो 1178 में भी एक किया है, लेकिन उसमें हार गया है गुजरात साइड से। फिर ये गुजरात साइड से अटैक नहीं किया, फिर ये 1191-92 में दूसरा अटैक किया। तो 1205 तक अपना एक्सपैंड करने के लिए करता रहा कोशिश, लेकिन 1206 में इसकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद चंगेज़ खान का डर था इंडिया में काफ़ी कि ये कहीं इंडिया पे अटैक ना कर दे, बिकॉज वो चेज़ कर रहा था, किसी के पीछे भाग रहा था। किसके पीछे? तो ख्वारिज़म शाह जो है जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे ये भाग रहा था। और ये किसके बेटे हैं? तो ख्वारिज़म शाह के बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे जा रहा था ये। और सबसे लास्ट में तैमूर अटैक किया है कब? तो 1398 में तैमूर का अटैक है 1398 में। अभी फिर आगे तो वो अहमद साहब दाली है वो आएगा ही, लेकिन अभी ये 4 हैं। कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। तो मोहम्मद गौरी, अभी हम लोग देखें मोहम्मद गौरी का जो कॉइन्स था ये देवी लक्ष्मी का भी था, और कुछ इसमें कलमा भी ये इंस्क्राइब कराया था अरबिक में। तो कॉइन्स इशूड बाय गौरी हैड एन इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड कलमा वाज इंस्क्राइब्ड इन अरबिक ऑन सम अदर कॉइन्स, ठीक है। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं कोई तो यहाँ पे सब कुछ देख के एकदम वो हो गया था, चला गया था। तो सून आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ मोहम्मद गौरी इक्ता सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया। 1192 में मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक इन चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इसीलिए इसको बना भी दिया था। प्लीज्ड विद हिज वर्क गौरी अपॉइंटेड हिम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कुहराम, 2 जगह का एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दिया वहाँ, और समाना। He had taken care of the administration of North Indian territories conquered by them as representative of Gori till 1206। अभी 1206 में इसकी डेथ हो जाएगी, फिर यहीं यहाँ पे रूल करने लगेगा।
ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐबक ऑल्सो एक्सपेंडेड टर्किश पावर इन नॉर्थन इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में अपना उस टाइम पे जब ये कंट्रोल कर रहा है, भले ही मोहम्मद गोरी का रिप्रेजेंटेटिव बन के कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे अपना टर्किश पावर काफ़ी एक्सपैंड किया है इंडिया में। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कंकर्ड बंगाल एंड बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आ जाता है बंगाल और बिहार, बिहार का क्वेश्चन है। तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है ये भी स्लेव ही है इसका, लेकिन अपना ये बंगाल बिहार दोनों को ही जीत ले रहा है। मोहम्मद गौरी और ऐबक इन दोनों को इतना बिहार बंगाल के बारे में थोड़ा थॉट आया ही नहीं कि उधर भी जाना है, ठीक है, डिडंट एवर थिंक। द टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड बाय द ऑर्डिनरी स्लेव इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बड़ा नाम है, ध्यान रखेंगे। वैसे 1193 और 1203 लगभग 10 साल के अंदर में ये क्या किया है, ही कनकर्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला नालंदा एंड कैप्चर्ड द कैपिटल ओदंतपुरी, ठीक है। तो ये अपना बिहार और बिहार में अटैक तो किया ही, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी दोनों को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, और जो कैपिटल था उदंतपुरी उसको भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये बंगाल को अटैक किया 1198 से लेकर 1245 तक, लगभग 8 साल उधर भी अटैक किया। तो उस समय बंगाल के रूलर हैं लक्ष्मण सेन, और ये बिना लड़े यहाँ से भाग गए। टर्किश आर्मी इंटर किया कहाँ, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वहाँ पे अपना लूटपट मचा करके, किंग है नहीं तो क्या ही करेगा, सिटी सरेंडर कर दिया। देखा इतना कोई परेशान कर रहा है बाहर से आकर के, तो क्या करेगा वहाँ का लोग, लोकल पब्लिक सरेंडर कर दिए। लक्ष्मण सेन जो है हैड टेकन रिफ्यूजी इन ईस्ट बंगाल एंड रूल देयर फॉर सम टाइम। अब यहाँ से ये भाग करके ईस्ट बंगाल की तरफ चले गए। कौन? तो लक्ष्मण सेन जो बंगाल के रूलर थे, वहाँ जाके कुछ दिन तक अपना शरण लिए, फिर वही अपना वहीं से रूल कर रहे हैं, वहीं रूल कर रहे हैं, इनफैक्ट वहीं से नहीं कर रहे हैं। बख्तियार खिलजी डिड नॉट ट्राई टू कनकर द होल ऑफ द बंगाल। ये हम लोग पहले भी देखें, इसको पूरे बंगाल में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा लूट पाट लिया, नादिया में हो गया खुश। बख्तियार खिलजी मेड हिज कैपिटल लखनौती। अभी यहाँ पे ये लूट खसोट मचा ही दिया, तो अपना ये कैपिटल किधर बनवाया, तो लखनौती में अपना बनाया कैपिटल, लखनौती में, ठीक है। वो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कनकरर ऑफ बिहार। ऑब्वियस सी बात है, बख्तियार खिलजी इससे पहले तो कोई आया नहीं। कौन था ये? तो स्लेव था, किसका? गोरी का। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? तो फिर से हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। अभी टर्किस आया तो है, लेकिन उस दोनों को पता ही नहीं कि बिहार में भी जाना है, तो रियल फाउंडर किसको मानेंगे? बख्तियार खिलजी को ही मानेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी का। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। यही डिस्ट्रॉय करके गया है नालंदा भी और विक्रमशिला भी, और उदंतपुरी कैपिटल को भी कैप्चर कर लिया है। असर्सन रीजन है टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वेयर अनसक्सेसफुल। ऐसा तो नहीं है। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो मतलब इसका सॉरी सक्सेसफुल है लिखा, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वेयर सक्सेसफुल, तो ये सही है क्योंकि ये लोग आया है और जीत करके यहाँ पे रूल करके गया है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए सक्सेस। और ये इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, यहाँ के छोटे छोटे रूलर्स आपस में भिड़े हुए हैं, तो कोई बाहर से आकर के आराम से रूल कर सकता है। तो सिंस देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, दैट्स व्हाई टर्किश इन्वेजन वेयर सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ करेक्ट, मतलब रीजन इज ट्रू एक्सप्लेनेशन। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, हाउएवर द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट रीजन ये है कि देयर वर कांस्टेंट वारफेयर अमंग द इंडियन रूलर्स। अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ का जो लोकल रूलर है वही बाहर से बुला कर ले जा रहा है कि चलो तुम ही लूट लो हमारे यहाँ के लोगों को। तो यही जो आपस में जो लड़ाई हो रही है इंडियन रूलर्स की, इसके कारण ये देखने को मिला है। इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स। देयर वर मेनी स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। अभी का जो वेस्टर्न इंडिया है वो उस समय पाकिस्तान, सॉरी अभी का जो पाकिस्तान है ये तब का वेस्टर्न इंडिया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एंड दिस मेड टर्क्स वर्क ईजी। अभी उस समय वहाँ तक इंडिया का जो बाउंड्री है, इसके कारण टर्किस का जो है इन्वेजन ईजिली हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग किंगडम इन द नॉर्थ वुड हैव डिटर्ड टर्क्स। Below are the two statements of which the assertion and other is the reason. तो पहला है टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुल। अगेन ये उसी को रिपीट कर दिया क्वेश्चन, तो ये करेक्ट है। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेवरल टर्किश रूलर इंक्लूडिंग महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी, ये दोनों ही टर्किश ही हैं। पहला वो मोहम्मद बिन कासिम अरेबिक था, और बाकी ये दोनों टर्किश हैं, महमूद ऑफ गजनी भी और मोहम्मद गोरी, ये दोनों ही टर्किश रूलर्स हैं। इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया बिटवीन 11th एंड 12th सेंचुरी। ये महमूद ऑफ गजनी पहले आया है 1000 से लेकर 1027 तक, और मोहम्मद गोरी तो आया बाद में 1175 नहीं 1075 में 1175 में। Among these, Ghori's invasion had a more significant impact, leading to the establishment of the Delhi Sultanate. अभी वो आया लूट खसोट मचा के चला गया, लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा। Establishment of Delhi Sultanate, which laid the foundation for the Muslim rule in India.
During this period, the political conditions in India were highly fragmented, with many small and independent states. Due to this lack of unity, it was easy for the invaders to achieve victory and establish control. There was no unified resistance against them. तो कोई resist करने वाला है नहीं, तो आराम से आया, रूल किया और हो गया। तो ये ख़त्म हो गया हमारा 40 क्वेश्चंस, लगभग 40 मिनट का वीडियो भी हो गया। तो ऐसे अभी हम पूरा मेडाइवल कंप्लीट कर लेंगे घटनाचक्र बुक से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मेडाइवल हिस्ट्री का मतलब अगर 8-9 क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप आराम से यहाँ से सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको हो जाएगा कम्प्लीट। तो इसको ध्यान से करिए।